आज हम आपकी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जो कि आपके साइंस के बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, या फिर इसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पिछली जो क्लासेस में आपने जीव विज्ञान में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको स्टार्ट करते हैं, वहाँ से समझते हैं कि हमें जैव प्रक्रम होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, आपने दो प्रकार के जीव पढ़े हैं, सजीव एवं निर्जीव। आप इनमें अंतर करते हैं कुछ घटनाओं को देखकर या फिर कुछ फिनोमिनास को देखकर। जैसे कि आप बोलते हैं सजीव जो वस्तुएं होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकती हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर सकती। परंतु यदि सजीव की बात करें तो सजीव में पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, और पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर सकते, है ना। तो हमारी जो परिभाषा है वो यहाँ पर सही नहीं बैठ रही। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सजीवों में हमें वृद्धि, ग्रोथ दिखाई देती है टाइम के साथ, परंतु पेड़ पौधे, कुछ पौधे इस प्रकार के भी हैं कि जिनमें आप ग्रोथ को नोट नहीं कर सकते हैं, है ना। वो चेंज इतना बड़ा नहीं होता है कि आपको पता नहीं लग पाता कि उनमें ग्रोथ हो रही है। तो इस प्रकार से हम इस बात पर आते हैं कि ऐसी कौन सी परिभाषा दी जाए जो कि सजीवों के लिए फिट बैठे, सभी सजीवों के लिए। तो हम एक बात पर आते हैं, वो है सजीवों के भीतर जो आणविक गतियां हैं, सूक्ष्म स्तर पर जो बहुत छोटे लेवल पर जो सजीव का शरीर बना है, उसमें होने वाली आणविक गतियां, मतलब जिन अणुओं से वो शरीर बना है उनकी गतियां वो निर्धारित करेंगे सजीव को। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मानव शरीर जो है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। मानव का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। जैसे सपोज हाथ, पैर, है ना, पेट वाला भाग हो गया, गर्दन वाला भाग हो गया, सर वाला भाग हो गया। और ये विभिन्न अंग भी आपको पता है ऊतक से मिलकर बने होते हैं, टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। और टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो कोशिका है उसका कार्य है आपके सुव्यवस्थित एवं संगठनात्मक जो संरचना है उसको बनाए रखने की। परंतु होता क्या है कि वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, और जिसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं, टाइम के साथ साथ इनमें क्षति होने लगती है ना। जैसे कि सपोज कोई यंत्र है, कोई मशीन है, तो जब वो स्टार्टिंग में काम करती है तो बिल्कुल ठीक काम करती है, लेकिन टाइम के साथ साथ उस मशीन के पुर्जे खराब होने लगते हैं या फिर वीक पड़ने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस मशीन के पुर्जे को ठीक कराते हैं या फिर उसकी ऑयलिंग करते हैं, उसमें ग्रीस डालते हैं, तेल डालते हैं, इस प्रकार से। तो हमारे शरीर को भी इस प्रकार की मरम्मत, जो कोशिकाओं की क्षति होती है उनको मरम्मत की आवश्यकता होती है, अन्यथा कोशिकाएं बहुत ज्यादा क्षति हो जाएंगी तो जो उसका कार्य है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमको क्या होती है, कोशिकाओं को मरम्मत की आवश्यकता होती है। इस मरम्मत को हम बोलते हैं अनुरक्षण। और शरीर में अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रम होते हैं उन्हीं प्रक्रमों को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों हुई ये मैंने आपको समझा दिया। शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनकी क्षति या फिर क्षति को रोकने के लिए या फिर उनकी मरम्मत करने के लिए। और यहाँ पर हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो करेंगे अनुरक्षण। अनुरक्षण का कार्य करने के लिए शरीर में जो प्रक्रम काम करते हैं उनको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम आप एक तरीके से समझ लीजिए फैक्ट्रीज हैं। तो क्या क्या प्रक्रम होते हैं सजीवों में, कौन कौन से प्रक्रम होंगे, किन किन प्रक्रम के कारण सजीव का शरीर जो है चलता रहेगा, उन प्रक्रम को हम समझेंगे डिटेल में। आइए समझते हैं इनको बोर्ड पर। तो जैव प्रक्रम में ये प्रक्रम इस प्रकार से काम करेंगे, अनुरक्षण का कार्य इस प्रकार से होगा कि वो निरंतर रूप से चलता रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका दिल है वो तब भी धड़कता है जब आप सो रहे होते हो, जब आपका शरीर विरामावस्था में होता है, या फिर जब आप सो रहे होते हो तो आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो भी कंटिन्यूअसली चलते रहती है। तो सजीवों में 4 प्रक्रम जो हैं, जो कि
सजीव को डिफाइन करते हैं, 4 प्रक्रम के बिना सजीव निर्धारित नहीं हो सकता, मतलब कोई जीव इन चारों प्रक्रमों के बिना नहीं रह सकता, है ना। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रक्रम है वो है पोषण का। पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन प्रक्रम का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक मशीनरी है और मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है ना। तो वो एनर्जी का सोर्स, ऊर्जा स्रोत हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भोजन। सपोज मैं अगर मनुष्यों की बात करूं तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारी जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं दैनिक तौर पर, वो हो पाते हैं। तो हमारे लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा हो गया? भोजन। लेकिन भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनको हमारा शरीर उनका अवशोषण करता है, उसके बाद हमें ऊर्जा मिल पाती है। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण की प्रक्रिया। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो बाह्य स्रोत से हम एनर्जी लेंगे, जो ऊर्जा स्रोत होगा, वो प्रक्रिया होनी चाहिए शरीर में, ठीक है। जब ऊर्जा स्रोत होगा तभी अनुरक्षण का कार्य, या फिर इन शॉर्ट में आप बोल सकते हैं जब ऊर्जा स्रोत होगा तभी कोई मशीन काम कर पाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है श्वसन। तो श्वसन प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, श्वसन मतलब जो आप अभी सांस लेते छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया में होता क्या है, जब आप पोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा स्रोत से भोजन के रूप में आप भोजन को ग्रहण करते हैं ऊर्जा स्रोत के रूप में, तो उसमें जो पदार्थ हैं वो होते हैं जटिल पदार्थ, है ना। उनको हम अपने शरीर, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हमने फूड लिया, हमने भोजन लिया और वो सीधे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित हो गया, नहीं। उसका क्या होना होता है? उसका विघटन होना होता है। सिंपलर कंपाउंड्स में, सरल पदार्थों में उसका विघटन होता है और उसके बाद हमारा शरीर उसको अवशोषित करता है। ये पूरी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। तो श्वसन प्रक्रिया का इसमें जो रोल होता है वो विघटन करने का रोल, ठीक है। तो जो विघटन करने का रोल हो गया पोषण वाली प्रक्रिया में, उसमें हेल्प किसने करी? श्वसन प्रक्रिया ने। इसके बाद आता है थर्ड, वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हमें पोषक तत्व मिल गए, यानी हमारे शरीर ने उसको अवशोषित कर लिया, भोजन में से जो जरूरी तत्व हमें चाहिए, तो उसे शरीर के प्रत्येक कोने तक पहुंचाना। देखिए, हमारा शरीर जो है, यदि आप सूक्ष्म रूप से देखें, हम कोशिका के स्तर की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत विशाल। तो शरीर के एक एक कोने तक इस पोषक तत्व को या फिर पोषण को पहुंचाना, शरीर के एक एक तत्व को पोषण प्राप्त कराना, ये काम होगा वहन के अंतर्गत, ठीक है। तो जो पोषण है उसको शरीर के एक एक कोने तक पहुंचाने की प्रक्रिया वहन। और इसके बाद लास्ट में आएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन प्रक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शरीर में पोषण की प्रक्रिया के दौरान या फिर इन तीनों प्रक्रमों के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो कि जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती है और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन, वो वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन या फिर एक्सक्रेशन। तो ये चारों प्रक्रम हैं और इन्हीं प्रक्रमों को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो सजीवों के लिए प्रक्रम महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं प्रक्रमों के यदि सही तरीके से काम करेंगे तो सजीव जो है जीवित रह पाता है। तो इनको हम पढ़ेंगे विभिन्न प्राणियों में, मुख्यतः हम पढ़ेंगे पौधों में और मनुष्यों में। पोषण को पढ़ेंगे, पौधों में पोषण, मनुष्यों में पोषण। ऐसे ही श्वसन की प्रक्रिया पौधों में किस प्रकार से होगी, मनुष्यों में किस प्रकार से होगी, वहन की प्रक्रिया पौधों में किस प्रकार से होगी, मनुष्यों में किस प्रकार से होगी, और उत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में किस प्रकार से होगी, मनुष्यों में किस प्रकार से होगी। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पोषण। इसको हम समझेंगे स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैव प्रक्रम, इसका हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जो कि है, अच्छा, इसकी हमने डेफिनेशन में 2 बातें लिखनी है कि सजीव एवं निर्जीव में अंतर उनमें सूक्ष्म स्तर पर होने वाली आणविक गतियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो इसकी परिभाषा है, जो कि
आप इस प्रकार से लिखेंगे, जीवों में ऐसे प्रक्रम जो कि अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे 4 प्रक्रम जो मैंने अभी आपको बताए, पोषण, पोषण के बाद श्वसन, श्वसन के बाद वहन, वहन के बाद उत्सर्जन। नेक्स्ट हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जो पहला प्रक्रम है पोषण। तो पोषण किसे कहेंगे? भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो भोजन हम लेते हैं उसमें से पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी भोजन से लेकर के और हमारे शरीर को ये पोषक तत्व पहुंचाने तक की, इसे हम पोषण कहेंगे। पोषक तत्व जैसे आपको पता होगा, या फिर आप कोई भी सामान खरीदते होंगे, कोई भी खाने की चीज खरीदते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे लेबल में लिखा रहता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसमें विटामिन, खनिज, जो भी मिनरल्स हैं वो कितने कितने अमाउंट में है। तो यही पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता आपके शरीर को होती है। नेक्स्ट आप एक बात समझिए कि जो अनुरक्षण का कार्य है, जो मेंटेनेंस का कार्य है, मरम्मत का कार्य है, उसके लिए हमें ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है ना। और ये ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कौन बन के आता है? भोजन से। भोजन से हम क्या करते हैं? पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं और ये हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण आगे फिर 3 प्रकार का हो जाएगा, उसको हम आगे समझेंगे। अभी स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बीच में विभेद या फिर अंतर लिखने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण भी समझेंगे और अंतर में कैसे लिखेंगे इसको, अगर एग्जाम में आ जाता है तो वो भी समझेंगे। सबसे पहला स्वपोषी पोषण की परिभाषा। पोषण की इस प्रक्रिया में जीव अपना भोजन सरल अजैव पदार्थों जैसे कौन कौन से होते हैं सरल अजैव पदार्थ? जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे सरल अजैव पदार्थ हैं, इनसे स्वयं निर्मित करते हैं। तो स्वपोषी पोषण में क्या हो जाएगा? जीव अपना भोजन सरल अजैव पदार्थों की सहायता से स्वयं निर्माण करते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और सरल अजैव पदार्थ में जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर सूर्य का प्रकाश हो गया, सनलाइट, है ना, ये सारे क्या हैं? सरल अजैव पदार्थ। इसके एग्जाम्पल जो हैं, पेड़ पौधे। अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे। ओके। नेक्स्ट, विषमपोषी पोषण में देखेंगे कि पोषण की इस प्रक्रिया में जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मनुष्य। हम लोग क्या करते हैं अपने भोजन के लिए अन्य जीव जैसे कि पेड़ पौधे या फिर विभिन्न जानवरों के जो उत्पाद होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। जैसे कि सपोज गाय क्या बनाती है? गाय हमें देती है दूध, तो हम दूध जो है वो गाय से प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कि कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है अपना भोजन वो स्वयं से नहीं बनाता है, वो अन्य जीवों पर उसके लिए निर्भर रहता है। इसका और उदाहरण है अमीबा। अमीबा के बारे में आपको यदि पता हो तो अमीबा क्या है? एक कोशिक जीव है, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर। ओके। पिछली क्लास में आपके पास कोशिका वाला चैप्टर था 9th में, तो वहां पर एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीव थे, उसका एक उदाहरण है एक कोशिकीय अमीबा। तो अमीबा क्या हो गया? अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करेगा? विषमपोषी पोषण। नेक्स्ट, जो पौधों में पोषण होता है उसकी एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होगा? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किससे? सरल अजैव पदार्थों से
उनको जटिल जैव पदार्थों में कन्वर्ट करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसकी ये इक्वेशन आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं पौधे, वातावरण से लेते हैं, जल वातावरण से लेते हैं, और किस किस चीज की उपस्थिति में, क्लोरोफिल। एक तो क्लोरोफिल की उपस्थिति इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है, दूसरा सूर्य के प्रकाश, की उपस्थिति में। ओके, तो ये दो चीजें, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या कर लेते हैं, ये C6H12O6 बना लेते हैं। इसे बोलते हैं ग्लूकोज, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज क्या है, ये जो जटिल जैव पदार्थों की बात हो रही है वो यही जैव पदार्थ है। ये जो पदार्थ है ये जटिल जैव पदार्थ है, जटिल जैव पदार्थ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है ना, जो इस तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मैंने आपको बताया था ये क्या है, सरल जैव पदार्थ। तो हमने क्या किया, सरल जैव पदार्थों को जटिल जैव पदार्थों में परिवर्तित करके, और फिर ये ग्लूकोज को जो है ये भोजन के रूप में पेड़ या पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई, ठीक है। हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैव पदार्थों को, सरल अजैव पदार्थ कौन कौन से हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जटिल जैव पदार्थों में परिवर्तित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो जटिल जैव पदार्थ हो गए ग्लूकोज, इसका सूत्र आप याद रखेंगे C6H12O6। ओके, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली जो घटनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे फर्स्ट, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो पत्ती होती है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ होता है। उसका काम होता है सिर्फ कि प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये प्रकाश ऊर्जा कहां से आएगी, ये सूर्य से आएगी। ओके, सनलाइट से, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वो उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो प्रकाश ऊर्जा उसने अवशोषित करी है उसको वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। देखिए ये है जल का अणु H2O, तो जब इसका अपघटन हो जाता है, इस प्रकाश ऊर्जा को जब रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तो उससे जल के अणु का अपघटन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये दो प्रक्रिया होगी। तीसरा, लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये अपचयन कौन सी प्रक्रिया है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपके पास दो प्रक्रियाएं हैं, उपचयन और अपचयन। तो मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कैसे हुआ। देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ये है कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज। तो इसमें अपचयन कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर है कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। और फर्स्ट चैप्टर में आपने यदि पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, जब कभी भी हाइड्रोजन का जुड़ना किसी रासायनिक प्रक्रिया में होगा तो उसको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। यहाँ पर था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर बन गया ग्लूकोज, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना इज अपचयन, अपचयन प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मैंने आपको अभी अभी क्लोरोफिल का जिक्र किया था। देखिए ये पत्ती है और इस पत्ती का हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ये वाला सेक्शन, इसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो हमें ये दिखा। ठीक है, इसको हम अपने, ये जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो हमने इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा तो हमें ये दिखा। आपको पहले क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, यह पादप कोशिका में पाए जाने वाले छोटे कोशिकांग होते हैं। कोशिका के अंग, कोशिका कितनी छोटी होती है उसका अंग, तो कोशिकांग बोलेंगे उसे। कोशिकांग कौन हो गया, क्लोरोप्लास्ट।
इनमें क्लोरोफिल होता है और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के, ये आपने इसका रूल अभी पढ़ा था, ये इसका काम क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो देखिए ये है पत्ता, ये पत्ते की सबसे ऊपरी लेयर है, पत्ते का सबसे ऊपरी भाग जिसको हम कहते हैं वर्णपटल। नेक्स्ट इसके ठीक जो नीचे आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो यहाँ पर जो ये वाली लेयर है, ये सबसे ऊपरी लेयर है पत्ते की, इसके नीचे वाली लेयर ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, ये इसकी ऊपरी लेयर है वर्णपटल। तो इस क्लोरोफिल से क्या होगा, इस क्लोरोफिल से प्रकाश ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा। ओके, सो ये जो इतनी बड़ी संरचना आपको दिख रही है, ये वास्तव में इतने से भाग की है, मतलब पौधे का जो ये वाला भाग है जिसको कि आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देख करके हमें इसके भिन्न भिन्न भाग दिखे हैं। ओके, सो इसमें एक और भाग होता है स्टोमेटा का। ठीक है, स्टोमेटा, या फिर हम इसे हिंदी में कहते हैं रंध्र। तो इन रंध्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है कि इन रंध्र का जो काम होता है, गैसों का जो एक्सचेंज ऑफ गैस, यहां पर लिख देता हूं, एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब गैसों का आदान प्रदान, है ना, वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। आपको पता है पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, मोस्टली पौधे, तो यहां वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां से होता है। ओके, और ये क्या है, ये इसके द्वार हैं, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये जो गेट की तरह काम करता है, मतलब यहां से गैसों का आदान प्रदान होगा, लेकिन एक यहां से एक प्रक्रिया तब होती है जबकि हमको गैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, तो उस केस में ये बंद हो जाते हैं। देखिए बंद दिख रहा है ना, क्लोज्ड, ये वाला बंद। ऐसे बंद ये इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये खुले रहेंगे तो यहाँ से जल का भी निष्कासन हो जाता है। उस निष्कासन को ना होने के लिए ठीक जब गैसों का आदान प्रदान होगा तब ये खुले रहेंगे, और जब नहीं गैसों का आदान प्रदान होना होगा तो ये बंद हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। मैंने आपको बताया था विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होंगे, मृत पोषित पोषण, परजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संभोज पोषण या फिर पूर्ण जान्तविक पोषण। तो इन प्रकार के पोषण को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।